हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है और आज का हमारा लेक्चर मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियोफेज के जो हमारे दो लाइफ साइकिल होते हैं, एक हमारा लाइटिकली और एक लाइसोजेनिकली, उन दोनों साइकिल के मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। उसके अलावा एक हमारा जो आरएनए एडिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के जो हमारे दो साइकिल होते हैं, लाइटिकली और लाइसोजेनिकली, तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट ई कोलाई। अपॉन इन्फेक्शन द फेज कैन प्रोपेगेट इन एदर टू वेज, लाइटिकली और लाइसोजेनिकली। जो हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है वो ई कोलाई सेल को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्शन के बाद वो हमारा दो तरीके से प्रोपेगेट कर सकता है, एक वो कर सकता है लाइटिकली और एक हो सकता है लाइसोजेनिकली। Lytic growth require replication of the phage, DNA and synthesis of new coat protein. These components combine to form a new phage particle that are released by the lysis of the host cell. अब जो हमारी लाइटिक ग्रोथ होती है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा वायरस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और जो उसका कोट प्रोटीन होता है उसकी वो सिंथेसिस करेगा। ये किसके अंदर करेगा, वो इकोलाई सेल के अंदर, ठीक है। और जब उसका जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट हो जाएगा और जो कोट प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे डीएनए और ये कोट प्रोटीन है वे दोनों आपस में कंबाइन करके एक न्यू फेज की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि एक न्यू वायरस की फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। और वो जो हमारा फेज होगा या फिर फेज पार्टिकल होगा वो वहां से सेल की लाइसिस करके वहां से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। लाइसोजेनी इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ द फेज डीएनए इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम वेयर इट इज पैसिवली रेप्लिकेट एट ईच सेल डिवीजन एज थो इट वर ए लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। जो हमारा लाइसोजेनी साइकिल होता है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा फेज डीएनए होगा वो जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम रहेगा या फिर बैक्टीरियल का जो जीनोम रहेगा उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद क्या करेगा कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं ये हमारा कोई इकोलाई सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा वायरस है ना उसका डीएनए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये हमारा जो इकोलाई सेल है उसका खुद का भी यहाँ पे जीनोम होगा, ठीक है। तो जब ये हमारा जो यहाँ पे इकोलाई सेल है ना वो जब यहाँ पे सेल डिवीजन करेगा तो एक तो जैसे कि ये डॉटर सेल हो गया और एक ये डॉटर सेल हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे रेप्लिकेट करता है ना, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा जीनोम था वायरस का, ठीक है, वो क्या करेगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारे जो इकोलाई सेल है, ठीक है, उसकी यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, तो यानी कि जो उसका जीनोम होगा उसकी भी यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी और रेप्लिकेशन के बाद वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो जब यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन हो रही है ना, तो जो बैक्टीरियल जीनोम है, जो हमारा इकोलाई का जीनोम होगा उसकी खुद की तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, लेकिन जो हमारा वायरस का जीनोम है ना वो भी अब क्या हो चुका है, इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है। और इंटीग्रेशन की वजह से ये क्या होगा कि जैसे ही हमारा यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम यहाँ पे रेप्लिकेट होगा तो जो फेज का डीएनए होगा ना या फिर वायरस का जो डीएनए या फिर उसका जो जीनोम होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। और रेप्लिकेशन के वो क्या होगा कि जैसे वहां पे सेल डिवीजन होगी तो वो भी वहां पे सेल डिवाइड होगी, हमारा जो वायरस का जो जीनोम होगा या फिर फेज का जो जीनोम होगा वो भी हमारा यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि ये हमारा कोई इकोलाई सेल है और इसके ऊपर ये बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे दो साइकिल हो सकते हैं, या तो वो हमारा लाइसोजेनिकली चले, ठीक है, या फिर वो हमारा लाइटिक ग्रोथ के थ्रू चले। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइसोजेनिक की पहले, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा फेज का जीनोम है ना वो हमारा क्या होगा, जो बैक्टीरियल का जो जीनोम होगा उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बैक्टीरियल का जो जीनोम था, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, वाई जो लैम्डा रिप्रेसर हो गए उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, जो ये यहाँ पे ब्लू कलर का पोर्शन है ना, ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, जो हमारा लैम्डा जीनोम है, यानी कि जो फेज का जीनोम होगा। और जब यहाँ पे जो हमारा फेज का जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाता है या फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं या फिर उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्रोफेज, ठीक है। यानी कि जो हमारे लाइसोजेनिक साइकिल होती है ना, तो उसके अंदर हमारा एक फेज कौन सा आएगा, प्रोफेज। ये कब आता है, जब हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन के बाद जब हमारा यहाँ पे फेज का जो जीनोम होगा या फिर जो हमारा जैसे कि एग्जांपल के अंदर जो हमारा लैम्डा जीनोम होगा वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल जीनोम के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद अब जैसे ही जो हमारे यहाँ पे इकोलाई सेल है उसकी सेल डिवीजन होगी, तो यानी कि जो इसका जीनोम होगा उसकी भी रेप्लिकेशन होगी। और रेप्लिकेशन जब यहाँ पे होगी तो जो हमारा यहाँ पे फेज का जीनोम होगा उसकी भी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाती है और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक ग्रोथ। दूसरी तरफ अगर हमें बात करते हैं हम लाइटिक ग्रोथ की, तो लाइटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद जो यहाँ पे हमारा जीनोम है ना वायरस का, ठीक है, यानी कि जो हमारा फेज का जीनोम हो गया वो क्या करेगा, अब यहाँ पे वो अपने डीएनए की इस
बैक्टीरियल जीनोम के इंडिपेंडेंट, यानी कि वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लाइसोजेनिक की बात करें तो वो हमारा रेप्लिकेट कब कर रहा था, जब हमारा बैक्टीरियल जीनोम रेप्लिकेट कर रहा था। लेकिन जो हमारी लाइटिक ग्रोथ होती है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे वायरल का जीनोम होगा वो इसके इंडिपेंडेंट यहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन शो करेगा। और साथ में वो क्या कर रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वायरस की, जो हमारा बैक्टीरिया फेज होता है नॉर्मली, उसके अंदर क्या होता है कि एक तो यहाँ से हमारा कोट प्रोटीन होगा जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा डीएनए इंसर्ट होता है जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है ना, उसकी भी रेप्लिकेशन हो रही है, और साथ में जो हमारे यहाँ पे जीनोम है ना, जीनोम क्या कर रहा है, अब जो कोट प्रोटीन है ना उनकी भी सिंथेसिस करवा रहा है। और जब यहाँ पे इनकी ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है तो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए था जिसकी रेप्लिकेशन हो रही थी, या फिर जो इसका जीनोम था जहाँ पे जिसकी रेप्लिकेशन हो रही थी, और साथ में क्योंकि कोट प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही है, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक न्यू फेज की यहाँ पे सिंथेसिस करेंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ पे जो इकोलाई सेल होगा उसकी लाइसिस, लाइसिस का मतलब है कि ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो फेज थे ना न्यू वाले, वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइटिक ग्रोथ। ठीक है। अब उसके बाद a lysogen is extremely stable under normal circumstances, but the phase dormant within it, the prophase, can efficiently switch to the lytic growth if the cell is exposed to agent that damage DNA, and this switch from lysogen to lytic growth is called lysogenic induction। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो नॉर्मल केस के अंदर तो हमारा लाइसोजेन साइकिल चल रहा था, लाइसोजेनिक जो हमारी ग्रोथ चल रही थी। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा प्रोफेज था ना वो भी हमारा क्या था, नॉर्मल स्टेबल था। लेकिन जैसे ही इस सेल के ऊपर कोई एक्सटर्नली यहाँ पे डैमेज होगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा ये सेल होगा वो एक्सपोज हो जाता है किसी एजेंट से जो कि इसके डीएनए को यहाँ पे डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लाइटिक सेल के अंदर, जो हमारा लाइटिक फेज था ना उसके अंदर। ठीक है। और इस इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक इंडक्शन। ठीक है। जो हमारा यहाँ पे लाइसोजेनी से कन्वर्ट हो रहा है हमारा लाइटिक ग्रोथ के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लाइसोजेनिक इंडक्शन। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के लिए, तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये हमारा यहाँ पे लैम्डा है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज ए 50 केबी जीनोम। जो हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है ना, उसका जो जीनोम होगा वो हमारा अबाउट 50 केबी जीनोम का होता है। ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 50 जीन, और इसके अंदर हमारे कितने जीन्स होते हैं, अराउंड 50। ये हमारा कोई फिक्स नहीं है कि ये जैसे कि हमारा 50 केबी का ही होगा, ये हमारा अराउंड 50 केबी होता है, और इसके अंदर हमारे लगभग 50 जीन्स ही होंगे। मोस्ट ऑफ दीज जीन इनकोड द कोड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन, रिकम्बिनेशन एंड लाइसिस। अब जो ये हमारे 50 जीन्स है ना, वो हमारे क्या क्या फंक्शन करेंगे, इनसे जो हमारे प्रोटीन बनेंगे वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हमारे कोट प्रोटीन होंगे, या फिर कुछ हमारे ऐसे प्रोटीन होंगे जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काम आएंगे, और उसके अलावा रिकम्बिनेशन और लाइसिस के अंदर। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे लैम्डा जीनोम की स्ट्रक्चर आपको बताई है। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमने आई जेनेटिक जो कि हमारी रसल की बुक है उससे हमने ली है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट अलग अलग जीन्स है। इसके अंदर ना आपको इंपॉर्टेंट जो होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो C3 है, ठीक है, C1 है, C2 है। ठीक है। उसके अलावा एक हमारा यहाँ पे होता है लैम्डा रिप्रेसर के लिए जो जीन, जो कि हमारा यहाँ पे C1 है ना, वो किसकी सिंथेसिस करेगा, लैम्डा रिप्रेसर की। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ पे O जीन हो गया, या फिर P जीन है, क्याऊ हो गया। ठीक है। ये हमारे अलग अलग जीन्स है। तो आपको जो ये हमारे ऊपर वाले है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके नाम याद रख सकते हो। ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे ना, जब हमारे लाइटिक फेज आएगा और जो हमारे लाइसोजेनिक फेज आएगा, उनके जब मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो इन सबके हमारे वहां पे फंक्शंस भी आएंगे। ठीक है। तो आप वहां से भी इनको याद रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा जीनोम है ना लैम्डा, उसके लिए द गिवन स्ट्रक्चर, जो हमारे यहाँ पे जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके अंदर अगर हमने क्या किया है कि जो हमारा यहाँ पे लैम्डा जीनोम था ना सर्कुलर, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन हमने लिया है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, C1 हो गया, ठीक है, C2 हो गया, उसके अलावा O साइट है, P साइट है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे प्रमोटर भी है जैसे कि PRM, PR। ठीक है। और ये हमारे और अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है। ठीक है। तो उनके हमने यहाँ पे सिर्फ एक पोर्शन की यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिया है। द गिवन स्ट्रक्चर शो द रीजन ऑफ कंटेन 2 जीन्स। हमने यहाँ पे 2 जीन्स के लिए हमारे यहाँ पे रीजन बताया है, एक तो जैसे कि हमारे यहाँ पे C1 हो गया और एक हमारे यहाँ पे क्रोजीन हो गया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने 3 प्रमोटर दिखाए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे PL हो गया, PRM हो गया, और एक हमारे यहाँ पे PR हो जाता है। ठीक है। 3 प्रमोटर PR, PL एंड PRM। उसके अलावा all of the other phase genes are outside this region and are transcribed directly from the PR and PL
और फ्रॉम अदर प्रमोटर whose एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द जीन ट्रांसक्रिप्ट बाय द पीआर एंड द पीएल। अब इसके अलावा जो हमने यहाँ पे बाकी के जीन्स देखे है ना, वो हमारे कहां से रेगुलेट होंगे, जो हमारे यहाँ पे प्रमोटर है ना, जो एक हमारा पीएल है और एक हमारा यहाँ पे पीआर प्रमोटर है, या तो डायरेक्टली उन्हीं से वहां पे हमारे रेगुलेट हो जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है कि इनसे जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे ना, प्रोटीन जो हमारे बनेंगे, वो उनको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके यहाँ पे अगर हम नाम देखें तो यहाँ पे हमने क्या क्या बताया है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पीएल के लिए, तो पीएल हमारा वो प्रमोटर होता है जो कि अपने से लेफ्ट इसके जितने भी जीन्स होंगे ना, उनको सभी को यहाँ पे रेगुलेट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम को, यूं नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन मैक्सिमम को यहाँ पे ये रेगुलेट करेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पीआर की, तो पीआर का मतलब क्या होगा, वो प्रमोटर जो कि अपने राइट साइड वाले जितने भी जीन्स होंगे ना, यानी कि मैक्सिमम जीन्स होंगे, उनको यहाँ पे रेगुलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा यहाँ पे पीएल हो गया। ठीक है, अब अगर हम पीएल के लेफ्ट साइड में देखें तो एक हमारा जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एनजीन हो गया, C3 हो गया। ठीक है, या फिर दूसरे हमारे जैसे कि यहाँ पे पीआई हो गया, और भी हमारे दूसरे टाइप के जो भी होंगे, वो सब हमारे कहां से रेगुलेट होंगे, पीएल से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पीआर के लिए, तो इसके जो भी हमारे यहाँ पे राइट साइड में होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्रो वाले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी आपको बताया है कि जो हमारे यहाँ पे पीआर होगा ना, उसके जैसे कि हमारे यहाँ पे जो राइट साइड में होंगे, उनको कौन रेगुलेट करेगा, वो हमारा पीआर वाला करेगा। अब बीच में यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, C1 को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए हमारा कौन सा प्रमोटर होता है, वो होगा हमारा यहाँ पे पीआरएम। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि पीआरएम प्रमोटर फॉर द रिप्रेसर मेंटेनेंस। अभी हमने जैसे बताया था कि जो हमारा C1 होता है ना, वो हमारा किसकी सिंथेसिस करेगा, रिप्रेसर की। ठीक है, जैसे कि हमने लैकोप्रेन के अंदर देखा था, या फिर हमारे ट्रिप्टोफेनोप्रेन के अंदर देखा था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक रिप्रेसर होगा। ठीक है, और वो हमारा कहां से सिंथेसिस होगा, वो हो जाता है यहाँ पे C1 से। अब C1 जीन जो है हमारा, उसको रेगुलेट करने के लिए जो हमारा यहाँ पे प्रमोटर होता है, वो होता है यहाँ पे पीआरएम। पीआरएम का मतलब क्या है, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस ट्रांसक्रिप्ट ओनली द C1 जीन। ये हमारा किसको रेगुलेट करेगा, C1 जीन को। ठीक है, पीआर एंड पीएल आर स्ट्रोंगर कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रमोटर। जो हमारे पीएल और पीआर होते हैं ना, वो हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होंगे। दैट इज दे बाइंड आरएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली एंड डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्टिवेटर। और इनको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसी एक्टिवेटर की भी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कंपेयर टू पीआरएम। ठीक है, पीआरएम इज ए वीक प्रमोटर एंड ओनली डायरेक्ट एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन व्हेन एन एक्टिवेटर इज बाउंड जस्ट अपस्ट्रीम। और ये हमारा कब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है, जब इसके यहाँ पे अपस्ट्रीम के ऊपर कोई हमारा एक्टिवेटर जाके बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके लिए था, पीआरएम के लिए। उसके अलावा लाइटिक ग्रोथ प्रोसीड व्हेन पीएल एंड पीआर रिमेन स्विच्ड ऑन व्हाइल पीआरएम इज केप्ट ऑफ। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया था ना कि हमारे यहाँ पे दो साइकिल हो सकते हैं, एक हमारा लाइटिक साइकिल हो सकता है और एक हमारा यहाँ पे लाइसोजेनिक हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइटिक फेज की, तो लाइटिक फेज हमारा कब वर्क करेगा, जब हमारा यहाँ पे पीएल या फिर पीआर, ये दोनों हमारे यहाँ पे अगर प्रमोटर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, तभी हमारे यहाँ पे लाइटिक फेज होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारा पीआरएम है ना, वो हमारा यहाँ पे इनएक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पीएल और पीआर दोनों एक्टिवेट, और जो हमारा पीआरएम है वो हमारा इनएक्टिवेट होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, लाइटिक साइकिल। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइसोजेनिक की, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पीएल और पीआर है वो हमारे क्या हो जाना चाहिए, इनएक्टिवेट, और जो हमारा यहाँ पे पीआरएम होगा वो क्या हो जाना चाहिए, हमारा यहाँ पे एक्टिवेट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब हमारा यहाँ पे पीआरएम अगर एक्टिवेट होगा, तो उसका मतलब यहाँ पे जो हमारा C1 जीन है वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यानी कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। और ये रिप्रेसर किसको रिप्रेस करेगा, ये रिप्रेस करेगा जो हमारा लाइटिक फेज था उसको। अब जो यहाँ पे हमारा रिप्रेसर होता है ना, वो हमारा दोनों तरीके से काम करेगा। यूं नहीं है कि वो बस हमारा ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस ही करेगा, ये हमारा रिप्रेसर की भी तरह काम करेगा। वैसे इसका नाम क्या है, रिप्रेसर है। ठीक है, इसको हम लैम्डा रिप्रेसर भी बोलते हैं। ये हमारा रिप्रेशन के अंदर तो काम आएगा ही, साथ में एक्टिवेशन के अंदर भी काम आता है। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से है, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज याद में रखनी है कि जो हमारा यहाँ पे लैम्डा रिप्रेसर होता है ना, वो हमारा दोनों तरीके से काम करता है, एज एन रिप्रेसर भी और एज एन एक्टिवेटर भी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि हमने पीछे बताया था ना कि हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग वे होते थे, जैसे कि हमारा क्रो, हमारे जो तीन प्रमोटर थे पीएल, पीआर और पीआरएम, उसके अंदर जो हमारा पीआरएम था वो किसको कंट्रोल कर रहा था, C1 को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं C1 के लिए, द C1 जीन इनकोड लैम्डा रिप्रेसर विच कैन एक्ट एज बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने जैसे बताया था ना कि जो हमारा यहाँ पे लैम्डा रिप्रेसर होता है, वो नाम से जरूर हमारा यहाँ पे रिप्रेसर है, लेकिन वो दोनों तरीके से काम करेगा, एक्टिवेटर की तरह भी और रिप्रेसर की तरह भी। लैम्डा रिप्रेसर इज ए प्रोटीन of two domain joined by the flexible linker
रीजन द अमीनो टर्मिनल डोमेन कंटेन द डीएनए बाइंडिंग साइट। अब जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, दो डोमेन का बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि हमारी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे बात कर सकते हैं, ये हमारे दो डोमेन हो गए। एक इसके अंदर क्या होगा, एक हमारा होगा यहाँ पे अमीनो डोमेन और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सी डोमेन, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे अमीनो डोमेन होता है ना, वो क्या करेगा, वो डीएनए के साथ बाइंडिंग करेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया अमीनो टर्मिनल डोमेन कंटेन द डीएनए बाइंडिंग रीजन, यानी कि इसके पास क्या होगा, डीएनए बाइंडिंग रीजन है, तो यानी कि ये कहां से बाइंड करेगा, डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। क्रो ओनली रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन लाइक द लैक रिप्रेसर। अभी जैसे हमने बताया था कि एक हमारा यहाँ पे क्रोजीन था, ठीक है, और क्रोजीन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, क्रो प्रोटीन। तो जो हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन होता है ना, वो हमारा सिर्फ रिप्रेसर की तरह काम करेगा, जैसे कि हमारा लैक रिप्रेसर था, ठीक है। ये हमारा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा लैम्डा रिप्रेसर था वो तो हमारा एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम कर रहा था, लेकिन जो हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन होगा ना, वो हमारा सिर्फ रिप्रेसर की तरह काम करेगा, ठीक है। लैम्डा रिप्रेसर एंड क्रो कैन ईच बाइंड टू एनी ऑफ द 6 ऑपरेटर, 3 ऑफ विच आर फाउंड इन द लेफ्ट हैंड कंट्रोल रीजन एंड 3 इन द राइट रीजन। जो हमारे यहाँ पे लैम्डा रिप्रेसर और क्रो होते हैं ना, वो हमारे अलग अलग ऑपरेटर, जैसे कि हमारे 6 ऑपरेटर होते हैं, उनके ऊपर जाके बाइंड कर सकते हैं। ये दोनों ही बाइंड कर सकते हैं, यूं नहीं है कि हमारा सिर्फ एक ही बाइंड करेगा, दोनों हमारे बाइंड कर सकते हैं। वो हमारी अलग अलग कंडीशन रहेगी कि कब हमारा कौन सा ऑपरेटर वहां पे जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। जिसमें से हमारे जो 3 ऑपरेटर रहेंगे ना, वो तो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं और 3 ऑपरेटर हमारे यहाँ पे राइट साइड में होंगे, ठीक है। अब उसके बाद द 3 बाइंडिंग साइट इन द राइट ऑपरेटर आर कॉल्ड OR1, OR2 एंड OR3, ठीक है। रिप्रेसर बाइंड OR1 10 फोल्ड बेटर देन द इट बाइंड OR2। अब जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर था ना, वो हमारा किसके साथ बाइंड करता है, अगर हम इसकी एफिनिटी की बात करें तो ये हमारा OR1 के साथ मोर एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक OR1 हो गया, अब उसके साथ क्या होगा, एक OR2 होगा और एक हमारा यहाँ पे OR3 होता है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर है ना, वो हमारा मोर एफिनिटी के साथ किसके साथ बाइंड करेगा, पहले वो पहले यहाँ पे बाइंड करता है OR1 के साथ, ठीक है। अब OR1 के साथ तो ये बाइंड हो गया, लेकिन अगर इसको OR2 के साथ अगर बाइंड करना है ना, तो वहां पे क्या होना चाहिए, इन अदर वर्ड 10 times more repressor is needed to bind the OR2 then it bind to the OR1। यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे 10 की कंसंट्रेशन मान के चलते हैं, तो अगर इस रिप्रेसर को यहाँ पे OR2 के ऊपर अगर बाइंड करना है, तो यानी कि इसके 10 टाइम्स यहाँ पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि 100 यहाँ पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तभी ये कि OR2 के ऊपर जाके बाइंड कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद OR3 बाइंड रिप्रेसर विद अबाउट द सेम एफिनिटी एज डज द OR2। और जो हमारा OR3 है ना, वो लगभग OR2 की एफिनिटी हमारा शो करता है, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन पे हमारा OR2 के साथ बाइंड कर रहा है, तो अराउंड उसी के अबाउट हमारा ये OR3 के ऊपर भी बाइंड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा OR1 के ऊपर ये बाइंड हो जाता है ना, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे रेगुलेट करेगा हमारे रिप्रेसर को OR2 के ऊपर भी बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी एफिनिटी को इंप्रूव कर रहा है। फर्दर क्या होगा कि जब हमारा OR2 के ऊपर भी ये बाइंड हो जाएगा, तो OR1 भी क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है OR3 के ऊपर बाइंडिंग के लिए, और OR2 भी कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम एफिनिटी या फिर कंसंट्रेशन की बात करें, तो OR3 और OR2 की इसीलिए हमारे यहाँ पे जो एफिनिटी होती है वो लगभग इक्वल रहती है, ठीक है। क्रो ऑन द अदर हैंड बाइंड OR3 with the highest affinity and only bind OR2 and OR1 when present at the 10-fold high concentration। अब इसके अपोजिट क्या होता है, अभी तो हमने क्या बताया था रिप्रेसर के लिए, दूसरी तरफ हमने क्या बताया था कि जो हमारा क्रो होता है ना, वो भी हमारा इन ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करता है। जो हमारा क्रो प्रोटीन होगा ना, वो क्या करेगा, वो हमारा OR3 के लिए ज्यादा एफिनिटी शो करेगा एज कंपेयर टू OR1 और OR2, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे जो क्रो प्रोटीन है, वो अगर हमारी 10 कंसंट्रेशन के ऊपर अगर बाइंड कर रहा है OR3 के ऊपर, तो उसको OR1 या फिर OR2 के ऊपर बाइंडिंग के लिए 100 यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए होगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बताई हुई है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, C1 हो गया। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, OR3, OR2 और OR1, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे OR1 और OR2 होता है ना, वो हमारा किसके साथ मर्ज होता है या फिर वो किसको कवर कर लेता है, जो हमारा यहाँ पे PR प्रमोटर था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे बताया था ना आपको, स्ट्रक्चर होती है ये हमारी PR और PRM, जो हमारी C1 और क्रो के बीच में है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्रो हो गया, ये यहाँ पे हमारा C1 हो गया, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, PRM और हमारी PR प्रमोटर होंगे। तो इनके लिए यहाँ पे क्या होता है, हमारी यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट होती है जो कि इनके साथ हमारी मर्ज हो जाती है। जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे OR1 है, वो हमारा किसको साथ कवर कर रहा है, जो हमारा PR प्रमोटर है उसको, ठीक है। जो हमारा OR2 है वो PRM को भी कवर कर रहा है, और जो हमारा PR प्रमोटर है उसको भी।
और जो हमारा यहाँ पे OR3 होता है वो हमारा किसको कवर करता है, PRM को। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन होता है ना, वो हमारा क्या करेगा, OR3 के ऊपर ज्यादा एफिनिटी से बाइंड होगा, यानी कि जब हमारी इसकी सिंथेसिस होगी तो यहाँ पे कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, OR3 के ऊपर। और अगर ये OR3 के ऊपर अगर बाइंड कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसके कंट्रोल में कौन सा था, वो था हमारा C1 जीन। तो यानी कि C1 की यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने बताया था ना कि जब हमारा यहाँ पे क्रो वाला यानी कि जब हमारा PR वाला अगर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो वो किसकी सिंथेसिस नहीं होने देगा, जो हमारा PRM है उसकी, क्योंकि ये हमारा किसके लिए था, लाइसोजेनिक के लिए, और ये हमारा किसके लिए था, लाइट्रिक के लिए। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारा जो PRM है वो अगर हमारा एक्टिवेट है यहाँ पे, तो एक्टिवेट अगर ये होगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा C1 है उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, और C1 यहाँ पे किसकी सिंथेसिस करेगा, वो हमारा करेगा रिप्रेसर की। और रिप्रेसर हमने बताया था ना, वो हमारा किस एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा, जो हमारा OR साइट है ना उसके ऊपर। और अगर ये OR साइट के ऊपर अगर बाइंड कर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा PR प्रमोटर है ना उसके ऊपर हमारा पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर PR यहाँ पे बाइंड, PR प्रमोटर के ऊपर पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा क्रो प्रोटीन है ना उसकी यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारे दोनों होते हैं ना, जो हमारा C1 होगा या फिर जो हमारा क्रो होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को ये इनहिबिट करते हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कि भी हमने क्या बताया कि जब हमारा यहाँ पे C1 जो हमारा होगा वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर बनाएगा। रिप्रेसर हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, OR1 के साथ करेगा। लेकिन जब इसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ना तो वो क्या करेगा, वो हमारा OR2 के साइड भी बाइंड करेगा, और जब ये OR2 के साथ बाइंड हो जाता है तो ये OR3 के ऊपर भी बाइंड करेगा। और जब ये OR3 के ऊपर बाइंड हो जाता है ना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे खुद की ट्रांसक्रिप्शन को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा रिप्रेसर एक ह्यूज अमाउंट में सिंथेसिस हो जाता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा लाइसोजेनिक फेज होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पे लाइसोजेनिक फेज चल रहा था तो उसके अंदर हमारा क्या था कि जो हमारा क्रो प्रोटीन था ना उसकी सिंथेसिस हो रही थी कंटिन्यू, और वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड हो रहा था, OR3 साइट के ऊपर, जिससे कि जो हमारा PRM प्रमोटर था वो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग शो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब हमारे यहाँ पे क्रो प्रोटीन की सिंथेसिस सुफिशियंट अमाउंट में हो जाती है या फिर एक एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे बाइंड करता है किसके साथ, OR2 के साथ, और फर्दर वो किसके साथ करेगा, OR1 के साथ। और जब ये OR1 पे ऊपर हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा और क्रो प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें C1 के लिए तो वो अपनी सिंथेसिस को यहाँ पे खुद ही मेंटेन करके चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद द चॉइस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवे अक्कर सून आफ्टर द इन्फेक्ट द सेल एंड इट्स जीनोम सर्कुलाई। इनिशियली क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे जो वायरस का जीनोम है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर एंट्री करता है तो हमारा किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है तो जब बैक्टीरिया के अंदर ये जाएगा हमारा जीनोम तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे अभी स्ट्रक्चर बताई थी ना जीनोम की, वो हमारी कैसी थी, सर्कुलर। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट प्रमोटर PL एंड PR। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे जो हमारा वायरस का जीनोम होगा वो यहाँ पे एंट्री करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो वहां पे हमारे कौन से प्रमोटर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, पहले वो हमारे होते हैं PL और PR। प्रमोटर PL इज फॉर लेफ्टवर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लेफ्ट अर्ली प्रोटीन। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे PL होता है ना, प्रमोटर PL, वो क्या करता है, इज फॉर द लेफ्टवर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लेफ्ट अर्ली ऑपरेंड। यानी कि ये हमारा किसको यहाँ पे ऑपरेट करके चलेगा या फिर किसकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, जो हमारे लेफ्ट साइड में अर्ली ऑपरेंड है। ठीक है, अर्ली हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में है। और ऑपरेंड हमने जैसे आपको पहले बताया था, ऑपरेंड क्या होता है, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर पाथवे के अंदर यूज होंगे। ठीक है, एंड प्रमोटर इज फॉर द राइट वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द राइट अर्ली ऑपरेंड। और जो हमारा यहाँ पे प्रमोटर होता है PR, वो किसकी सिंथेसिस करेगा, जो हमारी राइट साइड में अर्ली ऑपरेंड होंगे उनकी। ठीक है, द फर्स्ट जीन टू बी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द PR इज द क्रो, द प्रोडक्ट ऑफ विच इज ए क्रो प्रोटीन। अब जो हमारा यहाँ पे PR होता है ना उसकी यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो हमारा जैसे कि किसकी सिंथेसिस करेगा, अभी हमने पीछे बताया था ना, जो हमारा यहाँ पे PR होता है वो किसकी सिंथेसिस करता है, जो हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और जब यहाँ पे क्रो हमारा जो रीजन है अगर उसकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो कौन सा होगा, क्रो प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो क्रो प्रोटीन होता है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम PR क्विकली प्रोड्यूस क्रो विच बाइंड OR3 एंड ब्लॉक एनी फर्दर सिंथेसिस ऑफ द रिप्रेसर फ्रॉम PR। और अभी हमने जैसे बताया था कि जहां पे हमारा ये क्रो प्रोटीन होगा, जब यहाँ पे इसकी सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है, तो क्रो प्रोटीन क्या करेगा, वो हमारा जाके बाइंड करता है OR3 साइट के ऊपर। OR3 पे या बाइंड करने के बाद क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे प्रमोटर है PRM
उसकी ट्रांसक्रिप्शन को ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। और अगर ये इसको इनहिबिट कर देगा तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा CL जो हमारा जीन था उसकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। दिस एक्शन इंश्योर दैट द डिसीजन टू इंड्यूस इज इरिवर्सिबल, और ये हमारे यहाँ पे जो डिसीजन हो जाता है ना वो हमारा इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसके बैकवर्ड नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे ये हमारा यहाँ पे बाइंड कर लेगा ना PRM जो हमारे ऑपरेटर था उसके ऊपर, तो वो वहां से अभी हमारा डिसीजन बैक नहीं जा सकता, ठीक है। दिस प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द जेनेटिक स्विच टू द लाइटिक पाथवे। अभी हमने जैसे बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे PL और एक हमारा PR जो होता है, जब उनकी यहाँ पे एक्टिवेशन होगी तो वो हमारा किस फेज के लिए होगा, लाइटिक फेज के लिए, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन था उसकी सिंथेसिस हो जाती है, और वो क्या कर रहा है, जो हमारा PRM है उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाता है, तो जिससे हमारा जो रिप्रेसर था उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो वो हमारा किसको यहाँ पे इंड्यूस करेगा, लाइटिक फेज को। उसके बाद द फर्स्ट जीन टू बी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द PL से जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जीन ट्रांसक्रिप्ट होगा वो हमारा कौन सा होता है, N, ठीक है। और N जीन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सा होता है, N प्रोटीन। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जो PL था ना उससे हमारा जो लेफ्ट वर्ड में जो हमारा फर्स्ट जीन होगा वो कौन सा होता है, N, और उससे हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, N प्रोटीन। और जो हमारा N प्रोटीन होता है ना वो क्या करेगा, रेगुलेटरी ऑफ अर्ली जीन, जो हमारे इनिशियल स्टेज के ऊपर जो हमारे अर्ली जीन्स है उनकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। फर्दर उसके बाद क्या है यहाँ पे, the resulting N protein is a transcription anti-terminator that allow the RNA synthesis to proceed past certain transcription terminator, and gene transcript due to the action of the N protein are C2, O, P and Q। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे N प्रोटीन होता है ना वो हमारा एक एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करता है। एंटी टर्मिनेटर का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी कंटिन्यू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारा पर्टिकुलर ये जीन है, अगर इसकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे हमारा एक स्टॉप सीक्वेंस भी आएगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस भी आएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे N प्रोटीन होता है ना वो हमारा एक एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करता है, वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप नहीं होने देगा, यानी कि उसकी टर्मिनेशन नहीं होने देगा, इसीलिए हमारा क्या होता है, एंटी टर्मिनेटर, ठीक है। और N जीन से जो या फिर जो हमारा N प्रोटीन है उससे जो हमारी मेजर जो जीन्स रहते हैं ना जिनकी यहाँ पे रेगुलेशन करता है वो हमारे होते हैं, एक होता है हमारा यहाँ पे Q, एक O और एक P और एक हमारा यहाँ पे होता है C2, ठीक है। ये जो हमारे होंगे ना O, P, Q और एक हमारा C2, ये हमारे जो लाइटिक और लाइसोजेनिक फेज है ना उसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे कौन से होंगे, जो हमारी प्रोसेस चल रही है या फिर जो हमारी लाइसोजेनिक लाइटिक फेज है तो उसके लिए हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जीन C2 इनकोड प्रोटीन C2 विच कैन टर्न ऑन जीन C1। अब जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होता है ना, जो हमारा C2 जीन था जो कि हमारा N जो प्रोटीन था उसकी वजह से इसकी सिंथेसिस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो उससे यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा होगा, हमारा C2। जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होता है ना वो क्या करेगा, वो हमारा रेगुलेट करता है जीन C1 को। और जो हमारा C1 था वो किसकी सिंथेसिस कर रहा था, रिप्रेसर की। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे C2 होता है ना वो एक और हमारा यहाँ पे जीन होगा INT, ठीक है, ENT या फिर इंट भी बोल सकते हैं। ये हमारा किसकी सिंथेसिस करता है, विच इनकोड द इंटीग्रेज रिक्वायर्ड फॉर द लाइसोजेनिक फेज। और ये हमारे दोनों के दोनों अगर हम यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे C1 हो गया या फिर जो हमारा यहाँ पे INT होता है, ये दोनों के दोनों हमारे कब काम आएंगे, जब हमारी लाइसोजेनिक फेज होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंट की बात करते हैं तो ये यहाँ से जो हमारा प्रोटीन बनेगा ना वो हमारा कौन सा होता है, इंटीग्रेज। और जो इंटीग्रेज हमारा एंजाइम या फिर प्रोटीन होता है वो हमारा किसके अंदर काम आएगा, लाइसोजेनिक फेज के अंदर। लाइसोजेनिक फेज के अंदर कैसे होगा, जो हमारा लाइसोजेनिक होता है ना उसके अंदर हमने जैसे बताया था आपको पहले भी, उसके अंदर हमारे क्या होगा कि जो हमारा लैम्डा जीनोम होगा, ठीक है, या फिर सॉरी हमारा जो यहाँ पे फेज का जो जीनोम होगा वो क्या करेगा, जो बैक्टीरियल जीनोम है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन होगी। और इसी के लिए हमारा कौन सा यहाँ पे प्रोटीन काम आता है, इंटीग्रेज, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा किसके अंदर काम आएगा, लाइसोजेनिक फेज के अंदर, ठीक है। C2 प्रोटीन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली व्हेन द फेज फॉलो द लाइसोजेनिक पाथवे। और ये हमारे कब काम आएंगे, ये यूं नहीं है कि हमारा जैसे यहाँ पे N ने यहाँ पे C2 की सिंथेसिस कर दी और C2 यहाँ पे क्या हो गया, उसने C1 की सिंथेसिस कर दी, उससे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइसोजेनिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, ये जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन कर रहा है ना, जो हमारा C2 प्रोटीन है वो C1 को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है और एक यहाँ पे इंट की यहाँ पे सिंथेसिस करवा रहा है, वो कब होता है, जब हमारा जो फेज होगा ना वो हमारा तैयार हो जाता है लाइसोजेनिक पाथवे के अंदर जाने के लिए, ठीक है। जीन O एंड P इनकोड टू DNA रेप्लिकेशन प्रोटीन एंड जीन Q इनकोड ए प्रोटीन नीडेड टू टर्न ऑन द लेट जीन रिक्वायर्ड फॉर द लाइसिस। और जो हमारे यहाँ पे O और P होते हैं ना वो हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, DNA रेप्लिकेशन के लिए। और जो हमारा यहाँ पे जीन Q होता है ना वो किसकी सिंथेसिस करता है, एक ऐसे प्रोटीन की जो हमारे जो लेट जीन है ना उनकी यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। The Q protein is another anti-terminator permitting the transcription to continue into the late gene
इन्वॉल्व इन द लाइटिक पाथवे। और जो हमारा यहाँ पे क्याउ प्रोटीन होता है ना, वो भी हमारा एक एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करता है, जो क्या करवाएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करवाता रहेगा जब हमारी यहाँ पे लाइटिक फेज की एंड फेज आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे जब यहाँ पे लेट जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी वहां पे भी ये काम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसोजाइनी रिक्वायर द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ C2 एंड C3 जीन। अब क्या होगा कि जैसे हमने पीछे बताया था ना कि जब हमारा यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा C2 प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होगी। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होगा ना, वो फर्दर हमारा क्या करवाएगा, जो हमारा C1 जीन होगा उसकी यहाँ पे एक्टिवेशन करवाएगा, और जो हमारा C1 होता है उससे हमारा क्या बनेगा, जो हमारा रिप्रेसर होता है। ठीक है, और वही रिप्रेसर हमारा किसके लिए काम आएगा, जब हमारा यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा लाइसोजेनिक है ना, वो अल्टीमेटली हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो हमारा C2 प्रोटीन है उसके ऊपर। वो फर्दर C1 की सिंथेसिस एक्टिवेशन करवाएगा और उससे हमारा जो रिप्रेसर होगा उसकी सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना कि जो हमारा यहाँ पे N प्रोटीन होगा वो क्या करवाएगा, जो हमारा C2 प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस करवाएगा, और C2 प्रोटीन फर्दर क्या करेगा, जो हमारा जीन C1 है उसकी यहाँ पे एक्टिवेशन करवा के रिप्रेसर की सिंथेसिस करवा देता है, और वही रिप्रेसर हमारा किसके लिए काम आता है, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन होता है ना, जो हमारा C2 प्रोटीन है वो हमारा C1 की यहाँ पे एक्टिवेशन करवाता है, वो हमारा कब होता है, जब हमारा लाइसोजेनिक पाथवे होगा। और यही हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारे यहाँ पे लाइसोजेनिक पाथवे है उसके लिए हमारे यहाँ पे C2 प्रोटीन की सिंथेसिस जरूर होती है। ठीक है, उसके साथ एक और हमारा यहाँ पे जीन होता है C3, और उससे हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो हमारा कौन सा होता है, C3 प्रोटीन। तो C2 की तो यहाँ पे एक्टिवेशन जरूरी है, यानी कि उसके प्रोटीन के तो यहाँ पे सिंथेसिस होना जरूरी है। उसके अलावा एक हमारा यहाँ पे C3 प्रोटीन भी होता है, उसकी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होना जरूरी है लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, C3 जीन हो गया, इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, C3 प्रोटीन होगा। और जो हमारा ये C3 प्रोटीन होता है ना, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा स्टेबलाइज करता है C2 प्रोटीन को। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे C2 के लिए, C2 हमारा कब बन रहा था, जब हमारा N प्रोटीन जब हमारा एक्टिवेट करवा रहा था C2 जीन को। लेकिन यहाँ पे जब हमारा C2 प्रोटीन, जब हमारा N की प्रेजेंस में यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन से हमारा C2 प्रोटीन बन रहा था, वो C2 प्रोटीन हमारा उसी टाइम पे क्या हो रहा था, डिग्रेड भी हो रहा था। ठीक है, हमारे कुछ एंजाइम होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होगा ना उसको तभी उसी टाइम पे क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। अगर ये डिग्रेड हो जाएगा तो ये हमारा फर्दर क्या कर रहा था, जो हमारा C1 जीन था उसकी एक्टिवेशन करवा रहा था और उससे हमारा रिप्रेसर बन रहा था। अब अगर ये हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन बन तो रहा है लेकिन उसकी यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारा C1 जीन की एक्टिवेशन नहीं होगी, और अगर इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी तो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर भी नहीं बनेगा। अब क्या होता है कि जब हमारा लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे C3 जीन है उसने यहाँ पे C3 प्रोटीन की सिंथेसिस की, और जो ये हमारा यहाँ पे C3 प्रोटीन होता है ना, ये क्या करेगा, ये हमारा C2 जो कि हमारा डिग्रेड हो रहा था ना उसको यहाँ पे स्टेबलाइज कर देगा। और अगर ये स्टेबलाइज होगा तो यानी कि इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, और अगर इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो ये हमारा यहाँ पे C1 जो हमारा जीन होगा उसकी एक्टिवेशन करवा देगा, और वो फर्दर यहाँ पे रिप्रेसर की सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे आगे भी आपको बताया है, C3 प्रोटीन स्टेबलाइज द C2 प्रोटीन। जो हमारा C3 प्रोटीन होता है ना वो क्या करेगा, C2 प्रोटीन को यहाँ पे स्टेबलाइज करके रखेगा। ठीक है, C2 प्रोटीन इज ए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। और जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होता है ना वो हमारा एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। एक्टिवेटर की तरह क्यों करेगा, इट बाइंड्स टू द साइट अपस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर कॉल्ड PRE। जैसे हमने आपको पीछे बताया था, जब हमने PR, PL और PRE के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जो हमारा PRE होता है ना वो हमारा क्या था, एक वीक प्रमोटर था। और वीक प्रमोटर होने की वजह से ये हमारा एक्टिवेट कब हो पाता था, जब इसके अपस्ट्रीम के ऊपर हमारा कोई एक्टिवेटर जाके बाइंड हो पाता था। ठीक है, तभी इसकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती थी। अब जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होता है ना, अभी हमने क्या बताया, वो हमारा क्या करता है, C1 को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाएगा। और C1 अगर हम बात करें तो C1 की ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारा यहाँ पे कौन सा प्रमोटर जरूरी होता था, PRM। अब जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होता है ना वो क्या करता है, वो हमारा PRM के अपस्ट्रीम पे जाके एक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो हमारा PRM के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, और वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे C1 जीन है ना उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, और इससे हमारा जो रिप्रेसर होगा उसकी सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन होता है ना वो हमारा क्या करता है, एक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ C1, जो हमारा रिप्रेसर की सिंथेसिस करवा रहा था उसकी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी जीन फ्रॉम द प्रोमोटर। द प्रोडक्ट ऑफ C1 जीन, जो भी यहाँ पे हमारा जो C1 जीन है ना उससे हमारा क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन OL एंड OR whose sequence overlap with the PL and PR promoter respectively। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर बनेगा, ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे बताया था ना, रिप्रेसर हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, रिप्रेसर हमारा करेगा यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ORE साइट होगी फर्स्ट वाली। ठीक है,
अब ये जो हमारा यहाँ पे इसके ऊपर जब बाइंड करेगा तो हमारा यहाँ पे जो क्रो प्रोटीन था ना उसकी यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाती। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पीआर होगा ना, अब अगर ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है हमारा OR1 के साथ, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे जो पीआर होगा उसकी यहाँ पे प्रमोटर की यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा रिप्रेसर होता है ना वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो हमारा प्रमोटर था ना उसके लिए जो हमारा ऑपरेटर रीजन रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड के लिए ऑपरेटर रीजन, और ये जो हमारा राइट वाले जीन थे ना उनके लिए जो हमारा ऑपरेटर रीजन होगा वो। अब हमारा रिप्रेसर कहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर रीजन के ऊपर, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है, अभी जैसे हमने लैक ऑपरेंट के अंदर भी आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ऑपरेटर रीजन रहते हैं ना वो हमारे प्रमोटर रीजन के साथ ओवरलैप होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पीछे भी आपको बताया है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो OR1 OR2 OR3 होते हैं ये हमारे दूसरे प्रमोटर के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे OL ऑपरेटर रीजन होगा ना वो हमारा PL के साथ क्या होगा, ओवरलैप होगा। और इसी तरीके से जो हमारा OR ऑपरेटर होगा वो हमारा PR प्रमोटर के साथ ओवरलैप होता है। और अगर हमारा रिप्रेसर जो हमारा ऑपरेटर रीजन OL और OR है उनके ऊपर अगर बाइंड हो जाएगा तो यानी कि वो क्या करेगा, जो हमारे प्रमोटर रीजन है लेफ्ट और राइट साइड के लिए उनको वहां पे इनिबिशन करवाएगा। और इनकी इनिबिशन से क्या होगा, जो हमारे राइट साइड वाले अर्ली जीन्स थे उनकी यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर ये पीएल वाले को यहाँ पे इनिबिट कर रहा है तो जो हमारे लेफ्ट साइड वाले जो हमारे अर्ली जीन्स थे उनकी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनिबिशन हो जाएगी। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर प्रिवेंट फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज ऑफ द अर्ली ऑपरेन कंट्रोल्ड बाय PL एंड PR। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द N एंड क्रो जीन इज ब्लॉक्ड। और ये हमारे जो PR होता था वो हमारे किसकी सिंथेसिस करवा रहा था, जो हमारा यहाँ पे क्रोजिन था, और जो हमारा यहाँ पे PL था वो हमारा किसकी सिंथेसिस करवा रहा था, N जीन के लिए जो हमारा N प्रोटीन होता था उसकी। ठीक है, तो अगर इनकी यहाँ पे जो हमारा प्रमोटर जो हमारे PL और PR है अगर उनकी यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है तो हमारा जो N प्रोटीन होगा उसकी भी सिंथेसिस नहीं होगी, और फर्दर जो हमारा यहाँ पे क्रोजिन होगा उसकी भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और ये हमारे किसके लिए काम आ रहे थे, जो हमारा क्रोजिन होता था वो हमारा ट्रांसलाइटिक साइकिल के लिए काम आ रहा था। तो यानी कि यहाँ पे लाइटिक साइकिल हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। फर्दरमोर ए रिप्रेसर बाइंड to the stimulate the synthesis of the more repressor mRNA from a different promoter for repressor maintenance, जो हमारा PRM होता है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा रिप्रेसर होगा वो हमारा बाउंड हो जाता है कहाँ पे, बाउंड टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मोर रिप्रेसर mRNA फ्रॉम ए डिफरेंट प्रमोटर, जो हमारा PRM होता है उसके जाके पे बाइंड होके ये अपनी सिंथेसिस को क्या कर देगा और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा। ठीक है, देयरफॉर मेंटेनिंग रिप्रेसर कंसंट्रेशन इन द सेल, और ये क्या कर देता है वहां पे जाके अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, इसके अलावा इन सम लैम्डा यूजेस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम टू चूज एदर लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवे। The decision depend on the sophisticated genetic switch that involve the competition between the product of the C1 gene, the repressor and CRO gene। जो हमारे ये लाइटिक और लाइसोजेनिक है ना वो हमारे अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो हमारा C1 जीन है और एक हमारा जो CRO जीन है उनकी ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, इफ द रिप्रेसर डोमिनेंट, अगर हमारा यहाँ पे C1 जो है जो हमारा जीन होगा अगर वो हमारा डोमिनेंट हो जाएगा यानी कि वहां पे क्या होगा, रिप्रेसर की सिंथेसिस ज्यादा होगी। अगर वो हमारा डोमिनेंट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, द लाइसोजेनिक पाथवे इज फॉलोड, तो वहां पे हमारा लाइसोजेनिक पाथवे होगा। और अगर हमारा यहाँ पे क्रो प्रोटीन अगर डोमिनेंट हो जाता है तो वहां पे हमारा लाइटिक जो पाथवे होगा वो हमारा कंटिन्यू करेगा। एज द नंबर ऑफ द फेज पर सेल बिकम लोअर एंड लोअर, अगर हमारे एक सेल के अंदर, ये हमारा इकोलाई सेल है, इसके अंदर अगर हमारे जो फेज के नंबर होंगे, ठीक है, अगर वे हमारे कम है, ठीक है, जितने भी कम होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, द टेंडेंसी टुवर्ड द लाइटिक इन्फेक्शन इंक्रीज, उतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, लाइटिक इन्फेक्शन के लिए हमारे जो चांसेस रहेंगे वो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। और इसके अपोजिट एज इट इज बिकम हायर एंड हायर, और अगर हमारे जो फेज के नंबर होंगे इकोलाई सेल के अंदर वो हमारे ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे तो वो क्या होगा, द लाइकहुड ऑफ द लाइसोजेनिक सिमिलरली इंक्रीज, तो उससे हमारा यहाँ पे जो लाइसोजेनिक साइकिल होगा उसके यहाँ पे चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, अब उसके अलावा जैसे हमने पीछे बताया था ना कि जो हमारा N प्रोटीन होता था वो हमारा किसकी सिंथेसिस करवा रहा था, जो हमारा C2 प्रोटीन होता था उसकी, और वो हमारा क्या हो जाता था, डिग्रेड हो जाता था। ठीक है, अब वो डिग्रेड कैसे होता है, C2 इज ए वेरी अनस्टेबल प्रोटीन इन इकोलाई, ये हमारा एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इट इज डिग्रेडेड बाय द स्पेसिफिक प्रोटीएज कॉल्ड FTSH। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है ना वो हमारा कौन करवाता है, FTSH। ठीक है, और ये क्या, ये हमारा किस जीन से बनेगा, उसके लिए हमारा यहाँ पे जो जीन होता है वो होता है हमारा HFLB। ठीक है, इनकोडेड बाय द HLF जीन, ये हमारा जो यहाँ पे FSH होता है ना उसके लिए हमारा यहाँ पे कौन सा जीन होगा, HFL। ठीक है, अब क्या होता है, सेल लैकिंग, अब ये जो हमारे यहाँ पे FTSH था ना वो हमारा क्या करवा रहा था, इसकी डिग्रेडेशन करवा रहा था। ठीक है, और अगर किसी जीन कोई सेल है जिसके अंदर हमारा जो FTSH है वो हमारा जीन ही क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए,
अगर ये हमारा म्यूटेट हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो एफटीएसएच है वो हमारे यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और अगर वो सिंथेसिस नहीं होगा तो यानी कि ये जो हमारा C2 प्रोटीन था उसकी यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी, और अगर ये डिग्रेडेशन नहीं होगी तो ये हमारा क्या करता रहेगा, ये फर्दर हमारा यहाँ पे जो C1 प्रोटीन है उसकी यहाँ पे सिंथेसिस करवाता रहेगा। C1 हमारा क्या था, तो हमारा रिप्रेसर था, ठीक है। और अगर हमारा रिप्रेसर कंटिन्यू ऐसी तरीके से बनता रहेगा तो हमारा वहां पे कौन सा साइकिल होगा, वो हमारा वहां पे लाइसोजन साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। सेल लैकिंग एचएफएल जीन, जो हमारा यहाँ पे एचएफएल जीन था ना, अगर उसकी यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी या फिर उसकी एक्टिवेशन अगर म्यूटेंट हो जाता है तो वो वहां पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे एफटीएसएच प्रोटीन जो होगा उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारा C2 है उसकी यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी, और उससे हमारा क्या होगा कि कंटिन्यू हमारा रिप्रेसर बनता रहेगा, और वो रिप्रेसर हमारा लाइसोजेनिक साइकिल को कंटिन्यू चलाता रहेगा। ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर्म लाइसोजन, और वहां पे हमारे लाइसोजन बनेंगे, यानी कि हमारे लाइसोजेनिक साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। अपॉन इन्फेक्शन बाय द फेज इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीएज C2 इज स्टेबल एंड डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ एम्पल रिप्रेसर, और इसकी केसेस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो रिप्रेसर है उसकी यहाँ पे हाई अमाउंट में प्रोडक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। इफ ग्रोथ इज गुड एफटीएसएच इज वेरी एक्टिव, अगर ग्रोथ ठीक चल रही है तो वहां पे हमारा क्या है, जो एफटीएसएच है वो हमारा ठीक एक्टिविटी शो कर रहा है। C2 इज डिस्ट्रॉयड एफिशिएंटली, और वहां पे हमारा जो C2 है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। द रिप्रेसर इज नॉट मेड, और हमारा वहां पे रिप्रेसर भी नहीं बन रहा। एंड द फेज इज ग्रो लाइटिकली, और वहां पे हमारा क्या होगा, लाइटिक साइकिल हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंडर पुअर ग्रोथ, अगर वहां पे हमारी पुअर ग्रोथ कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, हमारा वहां पे जो एफटीएसएच होगा ना वो हमारा क्या करेगा, लो एक्टिविटी शो करेगा, और अगर ये लो एक्टिविटी शो करेगा तो यानी कि हमारा जो C2 होगा वो हमारा स्टेबल हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और जिससे हमारा क्या होगा, जो हमारा C1 जीन होगा वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और रिप्रेसर की कंटिन्यू यहाँ पे सिंथेसिस होती रहेगी, ठीक है। रिप्रेस एक्यूमुलेशन, और जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर होगा उसकी यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती रहेगी, एंड ए टेंडेंसी टुवर्ड लाइसोजेनिक डेवलपमेंट, और इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा लाइटिक साइकिल था वो तो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा लाइसोजेनिक साइकिल है उसके यहाँ पे चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद C3 स्टेबलाइज C2, जो हमारा यहाँ पे C3 होता है ना, अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारा यहाँ पे C2 होता है ना उसको यहाँ पे जो हमारा एफटीएसएच था वो क्या कर रहा था, इसको डिग्रेड कर रहा था, ठीक है। इसकी डिग्रेडेशन को कर रहा था हमारा एफटीएसएच, ठीक है। अब हमने पीछे क्या बताया था कि जो हमारा C3 होता है ना वो क्या करता है, C2 को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। वो स्टेबलाइज कैसे करता है, प्रोबेबली बिकॉज इट एक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट फॉर द एफटीएसएच, जो हमारा यहाँ पे एफटीएसएच होता है ना, ये जो हमारा C3 होगा वो उसको क्या करेगा, एज एन अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट की तरह काम करवाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो इसकी डिग्रेडेशन, पहले जो हमारा एफटीएसएच था वो किसकी डिग्रेडेशन करवा रहा था, C3 की, C2 की, लेकिन जब हमारा यहाँ पे C3 की सिंथेसिस हो जाती है तो ये हमारा किसके साथ ज्यादा एफिनिटी शो करेगा, C3 के साथ, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे C2 प्रोटीन है ना वो हमारा यहाँ पे परमेंट हो जाएगा, बचा रहेगा, और उस केस में हमारा यहाँ पे रिप्रेसर की कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए था, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आज का सेकंड टॉपिक आता है आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग क्या होता है, आरएनए एडिटिंग लाइक आरएनए स्प्लाइसिंग कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ एन आरएनए। आरएनए एडिटिंग हमारा जो एमआरएनए का सीक्वेंस होगा ना उसको यहाँ पे चेंज कर सकता है। कैसे करता है, देयर आर टू मैकेनिज्म दैट मेडिएट आरएनए एडिटिंग। हमारे यहाँ पे दो मैकेनिज्म होते हैं आरएनए एडिटिंग के, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन और साइटोसिन एंड गाइड आरएनए डायरेक्टेड यूरिडिन इंसर्शन और डिलीशन। यहाँ पे हमारे दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, पहला क्या हो सकता है, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन, और दूसरा यहाँ पे हो सकता है गाइड आरएनए डायरेक्टेड यूरिडिन इंसर्शन और डिलीशन। अगर हम पहले बात करते हैं यहाँ पे साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, इन साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन इज स्पेसिफिकली टारगेटेड cytosine residue within the mRNA is converted into uridine by deamination। अब इस केस में क्या होता है, जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन की, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डीएमिनेशन प्रोसेस ही होगी, और वो किसकी होती है, साइटोसिन की। जब हमारे यहाँ पे साइटोसिन की डीएमिनेशन होगी तो उससे हमारा जो बेस बनेगा वो हमारा कौन सा होता है, यूरिडिन, ठीक है। फर्दर क्या होगा, फॉर ए गिवन एमआरएनए स्पीसीज दैट अंडरगोज एडिटिंग दैट प्रोसेसिंग typically occur only in the certain tissue or cell type and in a regulated manner। अब यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे जितने भी सेल होंगे हर एक सेल के अंदर हमारी यहाँ पे आरएनए एडिटिंग होगी, ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे स्पेसिफिक सेल होंगे या फिर हमारे कुछ टिश्यू टाइप होंगे जिनके अंदर हमारी आरएनए एडिटिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, और वो भी हमारे एक रेगुलेटेड मैनर में चलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आता है मेमेलियन एपोलाइपोप्रोटीन बी जीन। इस केस में क्या होता है, दिस जीन हैज सेवरल एक्सोन विद within one of which is a particular CA codon
दैट इज टारगेटेड फॉर एडिटिंग। अब हमारा जो ये एपोलाइपोप्रोटीन बी जीन होता है ना, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारे मल्टीपल एक्सोन होंगे ना, उसके अंदर हमारे एक एक्सोन के अंदर हमारा एक कोडोन होता है CAA, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, हमारी एडिटिंग होगी। और पीछे हमने क्या बताया था कि जो हमारा साइटोसिन होता है ना, वो हमारा डीएमिनेशन से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, UAA के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साइटोसिन की अगर यहाँ पे एडिटिंग करवाएं तो वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, UAA के अंदर, ठीक है। इट इज C within this codon that gets deaminated to T, यानी कि हमारा यहाँ पे जो साइटोसिन होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, थायमिन के अंदर। ये हमारा किसके लिए, जीन के लिए, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगी तो वो हमारा किसके अंदर मिलेगा, हमें यू के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आरएनए होते हैं उसके अंदर हमें थायमिन तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, वो हमारा कौन सा मिलेगा, यूरासिल। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा था, जो हमारा जीन सीक्वेंस था, ठीक है। That deamination performed by the enzyme cytidine deaminase convert the C into U। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा है ना, जो हमारा आरएनए था, ठीक है, उसके अंदर क्या था, हमारा एक CA सीक्वेंस था। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा साइटोसिन है ना, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यू के अंदर, यानी कि यूरिडिन के अंदर, ठीक है। और ये हमारा कौन करवाता है, इसके लिए हमारा स्पेसिफिक एंजाइम रहता है साइटिडिन डीएमिनेज, जो हमारा साइटोसिन की क्या कराएगा, डीएमिनेशन करवाता है। इन दिस एग्जांपल द डीएमिनेशन अकर इन इट स्पेसिफिक मैनर। ये जो हमारी डीएमिनेशन होती है ना, यू नहीं है कि हमारी रैंडमली हर एक सेल के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ही हो रही है रैंडमली, ऐसा नहीं होता। ये हमारा स्पेसिफिक सेल के अंदर ही होगा, और वो भी स्पेसिफिक मैनर के अंदर। कैसे, मैसेज आर एडिटेड इन द इंटेस्टाइनल सेल बट नॉट इन द लिवर सेल। जो हमारा यहाँ पे एडिटिंग होगी ना, वो किसके अंदर होती है, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर, लेकिन लिवर सेल के अंदर इसकी कोई एडिटिंग नहीं होती, ठीक है। द CA कोडोन विच इज ट्रांसलेटेड एज ए ग्लूटामाइन। जो हमारा CA कोडोन होता है ना, वो किसके लिए होता है, ग्लूटामाइन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जो हमारा यहाँ पे साइटोसिन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यूरासिल के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, UA कोड हो गया। और जो हमारा UA होता है वो हमारा किसके लिए होता है, स्टॉप कोडोन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये स्टॉप कोडोन हो जाएगा तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे आरएनए था, जो हमारा mRNA है, अब फर्दर अगर हम यहाँ पे इसकी नॉर्मली अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करवाएं, ट्रांसलेशन करवाएं, सॉरी, ये हमारा कोई mRNA था, अगर हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएं तो ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ग्लूटामाइन आके ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ यूरासिल के अंदर, ठीक है, यूरिडिन के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टॉप कोडोन हो गया। यानी कि जब हमारे यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन होगी तो हमारी जो ट्रांसलेशन होगी वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। द टू फॉर्म ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन आर बोथ इन्वॉल्व इन द। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, जो कि हमारा लिवर सेल होता है, उसके अंदर हमारी यहाँ पे कोई डीएमिनेशन नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा कंटिन्यू हमारा एक ट्रांसलेशन लॉन्ग जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो हमारे वहाँ पे प्रोडक्शन होती रहेगी। लेकिन अगर मैं इंटेस्टाइनल सेल की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारा साइटोसिन था वो हमारा यूरासिल के अंदर या फिर यूरिडिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा एक स्टॉप कोडोन है। और इसीलिए यहाँ पे जब ट्रांसलेशन होगी तो वो हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों प्रोटीन बनेंगे, एक तो हमारा लॉन्गर प्रोटीन होगा जो कि हमारा लिवर सेल के अंदर बन रहा है, और एक हमारा जो शॉर्ट पेप्टाइड है वो हमारा जो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर होता है। वे दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, एपोलाइपोप्रोटीन बी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म होगी, क्योंकि एक तो हमारी लॉन्गर पेप्टाइड है और एक हमारा शॉर्ट पेप्टाइड है, ठीक है। लेकिन वे दोनों के दोनों जो हमारी फॉर्म होते हैं ना, वो किसके अंदर काम आएंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर ही काम आएंगे, ठीक है। द लॉन्गर फॉर्म, जो हमारी लिवर के अंदर लॉन्गर फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, फाउंड इन द लिवर, is involved in the transport of the endogenously synthesized cholesterol and triglyceride. The smaller version found in the intestine is involved in the transport of the dietary lipid to various tissues. ठीक है, यानी कि इनके जो फंक्शंस होंगे वो हमारे अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, इसके अंदर क्या था कि हमारा यहाँ पे एक कोडोन था, इसके अंदर हमारा एक एक्सोन है, उस एक्सोन के अंदर हमारे यहाँ पे CA एक कोडोन हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं होती है, जैसे कि हमारी लिवर सेल के अंदर नहीं होगी, तो हमारे यहाँ पे एक लॉन्गर यहाँ पे पेप्टाइड की सिंथेसिस हो जाएगी, जैसे कि हमारा mRNA हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉलीपेप्टाइड बना है ना, वो हमारा ये वाला बन जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा यहाँ पे जो अमीनो एसिड है बीच के अंदर, वो हमारा कौन सा है, ग्लूटामाइन। और ये जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है ना, वो हमारे उसके अंदर कितने अमीनो एसिड है, 4563, यानी कि 4563। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेस्टाइन के लिए, तो वहां पे हमारा जो साइटोसिन था वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यूरासिल के अंदर, जिसकी वजह से ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टॉप कोडोन की तरह। और इसीलिए यहाँ पे जो हमारी ट्रांसलेशन होगी ना, वो पर्टिकुलर बस इसी रीजन की होगी, ठीक है। तो इसी रीजन से जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड बनेगा या फिर जो हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगी, वो हमारी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड होगा। और इसके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो कितने हो जाते हैं, सिर्फ 2153, ठीक है। और ये हमारे अलग अलग फंक्शन शो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे दोनों होते क्या है, ये हमारे एपोलाइपोप्रोटीन की दो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे टाइप आता है गाइड आरएनए डायरेक्टेड द इंसर्शन एंड डिलीशन। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस केस मल्टीपल यूरिडिन्स आर इंसर्टेड इनटू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ mRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन।
जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद हमारे मल्टीपल यूरिडिन यहाँ पे इंसर्ट होते हैं। जो हमारा एमआरएनए है ना, जैसे कि ये हमारा एमआरएनए हो गया, तो इसके अंदर हमारे मल्टीपल यूरिडिन यहाँ पे बाइंड होते हैं या फिर इंसर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? द एडिशन ऑफ यूरिडिन टू द मैसेज चेंज कोडोन एंड रीडिंग फ्रेम कंप्लीटली अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अब अगर हम यहाँ पे यूरिडिन को अगर यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो जैसे कि हमारे जो कोडोन्स होंगे या फिर जो हमारे, जैसे कि पीछे हमने बताया था ना कि जैसे हमारा यहाँ पे CAA है, तो अगर मैं यहाँ पे बीच में इनके अंदर यूरिडिन को अगर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो हमारा जो यहाँ पे कोडोन होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो एमआरएनए होगा ना, जो उसका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यूरिडिन आर इंसर्टेड इनटू द मैसेज बाय सो कॉल्ड गाइड आरएनए। और ये यहाँ पे जो हमारा यूरिडिन इंसर्ट होगा ना, वो यूं नहीं है कि हमारा एक इंडिपेंडेंट यूरिडिन था, वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाए या फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक गाइड आरएनए रहेंगे जो कि इनको इंसर्ट कराएंगे। These guide RNA ranges from 40 to 80 nucleotide in the length and encoded by genes distinct from those that encode the mRNA on which they act। और यहाँ पे जो हमारे गाइड आरएनए होंगे ना, वो हमारे क्या होते हैं? 40 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स के होंगे, लेकिन वो हमारे जिससे सिंथेसाइज होंगे ना, वो उसी के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जिससे हमारे एमआरएनए से जिससे भी बने हैं, तो ये उसी के ऊपर जाके इंसर्ट करवा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये रैंडमली कहीं पे भी जाके ऐड करवा देते हैं। रैंडमली तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कुछ स्पेसिफिक मैनर से किसी दूसरे एमआरएनए के अंदर भी जाके इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? ईच गाइड आरएनए इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो हमारे गाइड आरएनए होते हैं ना, उसके हमारे तीन रीजन होते हैं। पहला कौन सा होता है? द फर्स्ट एट द, ये हमारा 5 प्राइम है यहाँ पे। ठीक है, द फर्स्ट एट द 5 प्राइम एंड इज कॉल्ड एंकर एंड डायरेक्ट द गाइड आरएनए टू द रीजन ऑफ द एमआरएनए इट विल एडिट। जो हमारा यहाँ पे एडिटिंग होनी है ना, तो उसके एमआरएनए के साथ यहाँ पे जो 5 प्राइम एंड होगा, वहां पे जाके ये बाइंड करवा देता है। वो हमारा कौन सा होता है? एंकर रीजन। ठीक है, सेकंड क्या होता है? द सेकंड डिटरमाइन एग्जैक्टली वेयर द यूरिडिन विल बी इंसर्टेड विद इन द एडिटेड सीक्वेंस। जो हमारा सेकंड रीजन होता है ना, वो हमारा डिटरमाइन करेगा कि हमारा पर्टिकुलर किस सीक्वेंस या फिर किस पोजीशन के ऊपर हमारे यूरिडिन यहाँ पे इंसर्ट होंगे। द थर्ड एट द 3 प्राइम एंड, ये हमारा 3 प्राइम एंड है। ठीक है, ये क्या करता है? 3 प्राइम एंड इज ए पॉलीयूरासिल स्ट्रेच। ये हमारा क्या करेगा? जो जैसे कि हमारे, अगर हम एमआरएनए की बात करें, तो एमआरएनए के अंदर हमारे क्या होते हैं? पॉली ए सीक्वेंस होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे 3 प्राइम रीजन के ऊपर जो हमारा गाइड आरएनए है, उसके जो 3 प्राइम एंड होगा, वहां पे हमें क्या मिलता है? पॉलीयूरासिल स्ट्रेच मिलेगा, जो कि पॉली एडेनिन के साथ जाके बाइंड करेगा। ठीक है, अब उसके अंदर द एंकर रीजन ऑफ द गाइड आरएनए कंटेन ए सीक्वेंस दैट कैन बेस पेयर विद द रीजन ऑफ द मैसेज इमीडिएटली बिसाइड द रीजन दैट विल बी एडिटेड। जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारा एंकर रीजन होगा, वो क्या करेगा? जो हमारा एमआरएनए है ना, उसके साथ बाइंडिंग शो करेगा। ठीक है, और वो भी हमारा कहाँ पे करता है? जो हमारे जैसी जहाँ पे इंसर्शन होनी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं, अगर यहाँ पे इंसर्शन होनी है, तो वो हमारा क्या करेगा? जो इसकी 3 प्राइम साइड होगी ना, वहां पे जाके हमारा बेस पेयरिंग, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। ये हमारा कौन सा रीजन है? एंकर रीजन। फर्दर क्या होता है? द गाइड आरएनए एंड द एमआरएनए फॉर्म ए आरएनए आरएनए डुप्लेक्स विद अ लूप्ड आउट सिंगल स्ट्रेच रीजन ऑपोजिट वेयर यूरिडिन विल बी इंसर्टेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा एंकर रीजन यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे एक तो गाइड आरएनए हो गया और एक हमारा जो पर्टिकुलर एमआरएनए है, जिसके अंदर हमारी इंसर्शन होनी है यूरिडिन की, तो वे दोनों क्या करते हैं? एक डुप्लेक्स बना लेते हैं आरएनए आरएनए का। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो गाइड आरएनए है ना, उसके अंदर हमारी एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, एन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज एंड कट द एमआरएनए अपोजिट दिस लूप। और जो हमारे यहाँ पे गाइड आरएनए के अंदर हमने जैसे बताया ना कि हमारे कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये हमारा गाइड हो गया और ये हमारा एमआरएनए हो जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे लूप स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो इसके अपोजिट एक हमारा यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस होता है, जो कि क्या करेगा? यहाँ पे कट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? एडिटिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ यूरिडिन इनटू द गैप इन द मैसेज। और यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ पे कट होगा, तो उसकी वजह से ये जो हमारा पोर्शन होगा, ये हमारा इस तरफ चला जाएगा और ये हमारा पोर्शन इस तरफ, जिससे कि हमारी जो यहाँ पे जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। और लीनियर से क्या होगा? हमारे गाइड के अंदर तो हमारा ये लीनियर है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे एमआरएनए है ना, उसके अंदर हमारा क्या होगा? एक गैप क्रिएट होगा, और इस गैप के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो यूरिडिन होंगे वो हमारे इंसर्ट हो जाते हैं। अब उनको यहाँ पे इंसर्ट कौन करता है? दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम 3 टर्मिनल यूरिडाइलिल ट्रांसफेरेज। यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक यूरिडाइलिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, जो कि यहाँ पे यूरिडिन को इंसर्ट करता है। ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ यूरिडिन द 2 हाफ ऑफ द एमआरएनए आर जॉइंट बाय द आरएनए लाइगेज। और जो हमारे यहाँ पे इंसर्शन के बाद जो हमारे ये दोनों एंड होंगे ना, वे आपस में लाइगेट हो जाते हैं। किसके थ्रू? आरएनए लाइगेज के थ्रू। ए सिंगल गाइड आरएनए कैन एंड इंसर्ट यूरिडिन एट द सेवरल साइट। एक हमारा जो गाइड आरएनए होगा ना, वो हमारा मल्टीपल साइट के ऊपर यूरिडिन को ऐड करवा सकता है। यूं नहीं है कि हमारा एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इसी रीजन के अंदर ही ऐड करवा पाएगा, हमारे मल्टीपल रीजन के अंदर ये हमारा
यूरिडिन को इंसर्ट करवा सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, एमआरएनए हो गया, और एक हमारा यहाँ पे गाइड आरएनए हो गया। गाइड आरएनए के अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, एंकर, ठीक है, और एक हमारा ये एडिटिंग रीजन है जहाँ पे हमारी पर्टिकुलर एडिटिंग होनी है जिसके अपोजिट, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारा एंकर रीजन होता है वो हमारा एमआरएनए के साथ 3 प्राइम के साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है, और इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से या इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे गाइड आरएनए होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे ये जरूर करेक्ट कर लेना कि जो हमने पीछे भी बताया था ना कि जो हमारी पॉलीयूरासिल साइट जो होती है वो हमारी कहाँ पे मिलती है, हमें 5 प्राइम साइड हमने बताया था, लेकिन वो हमारी 5 प्राइम साइड पे नहीं होती, वो हमारी जो एडिटिंग साइड है ना, ठीक है, उसके अपोजिट मिलती है हमें, उसके एडिसेंट मिलेगी हमें, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमने बताया था ये जो हमारे यहाँ पे गाइड आरएनए होता है ना वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और लूप लाइक स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए होता है जिसके अंदर हमारी इंसर्शन होनी है वहां पे हमारा एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, और वो क्या कर देगा, यहाँ पे जो हमारी मिसमैच यहाँ पे हो रही है ना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कुछ मिसमैच हो रही है, ठीक है, और उन मिसमैच की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो एंडोन्यूक्लियस है वो यहाँ पे कट क्रिएट कर देता है। कट क्रिएशन के बाद क्या होगा कि हमारे ये जो गाइड आरएनए था जो कि हमारा लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था वो हमारा क्या हो जाता है, लीनियर हो जाएगा। लीनियर की वजह से यहाँ पे जैसे कि लीनियर हो गया तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे यूरासिल ऐड हो जाते हैं, और उनके लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा एंजाइम रहेगा कौन सा, यूरिडिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पीछे बताया था ना यूरिडिल ट्रांसफेरेज। अब फर्दर क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे यूरिडिल ट्रांसफेरेज इनके यहाँ पे इंसर्शन करवाते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे आरएनए लाइगेज आएगा जो कि क्या करेगा, यहाँ पे इन दोनों की जो हमारे एंड है, जैसे कि एक हमारा ये वाला एंड हो गया और एक ये एंड हो गया, इनको यहाँ पे ज्वाइंट कर देगा, ठीक है, और इससे हमारा यहाँ पे जो एमआरएनए है ना उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल साइट के अंदर हमारा यूरिडिन की इंसर्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, आरएनए एडिटिंग। इसी के साथ हमारी जो मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक लग रहा हो जो कि हमारे यहाँ पे मिसिंग हो गया हो, या फिर हमने उस टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में ना बताया हो, या फिर पर्टिकुलर आपको अगर किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आपको उसके अंदर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उस डाउट को शेयर कर सकते हैं, कि हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डेवलपमेंट बायो यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और आपको ये हमारा जो लेक्चर सीरीज था मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लिए ये हमारी लेक्चर सीरीज या फिर ये हमारी वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स जो हमारे CSIR नेट या फिर DBT JRF के लिए जो हमारी दूसरी यूनिट है उन सभी के लिए भी आपको कवर करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।